रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की शुरुआत होती है जहां अरमान फाइनली मित्तल से मिलने जाता है, जहां पर मित्तल बताता है कि जब खुद के खून की बात आती है तो तब हमें ही सबसे ज्यादा बुरा लगता है। प्लीज मेरी बेटी का केस ले लो, बदले में ये ब्लैंक चेक पर जो रकम चाहिए वो लिख लो। वहीं पर एक पियोन आ जाता है कॉफी लेकर और देखते हैं हम कि पियोन के जो हाथ है वो बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं मित्तल साहब को देखकर। जहाँ अरमान जो है वो पियोन को देखकर कहता है कि मित्तल साहब अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात सुनते साथ ही मित्तल जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है पियोन पे और चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें किसने अंदर आने की परमिशन दी, आखिर तुम अंदर क्यों आए हो। जब पर पियोन कहते हैं कि मैं तो कॉफी देने आया था, तो वहाँ पर पियोन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, तुम्हें मैंने कहा था ना कि हॉस्पिटल जाओ, तब भी आओ, ये लो कुछ पैसे ले लो और जल्दी से तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट करा लो। ये बात सुनते साथ ही पियोन कुछ नहीं कहता, बस उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो अरमान की तरफ देखता है और वहां से निकल जाता है। जहाँ पर अरमान कहते हैं कि मित्तल साहब आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अपनी बेटी का इतना बड़ा केस होने के बाद भी आप दूसरों की बेटी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हो। जहाँ पर मित्तल फिर से वो ब्लैंक चेक जो है वो अरमान के पास रख के कहता है कि प्लीज जो रकम चाहिए आपको, जितनी रकम चाहिए वो लिख लो, बस मेरी बेटी की रिहाई करवा दो। जहाँ पर अरमान के दिमाग में अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग तो मित्तल साहब बहुत ज्यादा नेक इंसान है। जहाँ पर मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा रहता है कि ये सब नेक जो बनने का नाटक कर रहा है वो शायद अरमान को फुसलाने के लिए कर रहा है। टेबल पे रखे हुए एक फोटो फ्रेम पे अरमान की नजर जाती है, जो मित्तल और उसकी बेटी 8 साल की जो रहती है तब की फोटो रहती है। जहाँ अरमान बोलता है कि ये आपकी बेटी है, तो मित्तल कहता है कि हाँ ये 8 साल की थी तब की फोटो, अभी तो बड़ी हो गई है पर वही मासूमियत अभी भी उसके चेहरे से झलकती है। प्लीज उसे बचा लो, उसे ये गलत केस में फंसाया गया है। जिस इंसान को उसने मारा भी नहीं उसके केस में उसे आखिर कोई कैसे फंसा सकता है। मैंने इतना भरोसा किया था। जहाँ पर अरमान कहता है कि मुझे आपकी बेटी से मिलकर पहले ये बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपका केस ले पाऊंगा। जब मित्तल उसे उसके घर में लेके चले जाते हैं, मान सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग नोटिस करता है, जहाँ पर उसके रूम्स में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है, बल्कि ऐसे लाइट्स होते हैं जो मोस्टली आप लोगों को जो शूटिंग्स रहते हैं उसमें दिखेंगे। और वहाँ पे फर्श पर ही बहुत सारे वायर्स पड़े होते हैं। वहाँ पर एक कोने में जो तान्या मित्तल है वो रोई हुई हालत में पड़ी मिलती है, जहाँ उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा देखो मैं किसी से मिलने लाया हूँ तुम्हें, ये जो है ना वो बहुत जाने माने लॉयर है। जहाँ पर अरमान तो सिर्फ उसकी हालत को देखते रहता है। दूसरी तरफ अबीरा को बहुत ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि अरमान ना फोन उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। वो कब से उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रही रहती है। अब मायरू को वो क्रिसमस ट्री के शॉपिंग के लिए लाई होती है। अब मायरू को एक क्रिसमस ट्री बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर उसके ऑर्नामेंट्स के लिए उसे बात करनी होती है अबीरा से। वहीं पर तानिया का फोन आ जाता है और तानिया कहती है कि क्या मन भैया तानिया मित्तल के केस के बारे में मिलने के लिए गए हैं क्या। वो बहुत बड़ा केस है, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, सुमन भैया के बहुत ज्यादा पुराने क्लाइंट है। मैंने उनसे कहा था और उन्हें मुंह मांगी रकम भी मिलेगी। उसे एक गलत केस में, एक मारने के केस में फंसाया गया है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि क्या ऐसा भी हुआ है। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है कि वो तो तानिया मित्तल से मिल चुकी है। दूसरी तरफ उसके फादर तानिया को कहते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छे इंसान है, ये तुम्हें बचा लेंगे, ये तुम्हारा केस लड़ने के लिए आए, बस तुम्हें उनको सच्चाई बतानी है, प्लीज मेरी बात सुनो। जहाँ पर अरमान उससे देखने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है। वहां पे बहुत सारे वायर पड़े होते हैं और एक एक वायर पे उसका पैर पड़ के वो फिसल के गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे लाइट्स भी बंद हो जाते हैं और वो बराबर तानिया मित्तल के कदमों में गिरता है, जिसे देखकर तानिया मित्तल और ज्यादा पैनिक हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। उसके फादर उसको पकड़ के समझाते हैं कि बेटा ये बुरा इंसान नहीं है। अरमान का ध्यान भटक जाता है। कंटिन्यूअसली उसको अबीरा फोन कर रही होती है पर वो उठा ही नहीं सकता। जहाँ पर अबीरा और ज्यादा टेंस होकर कहती है कि अरे यार अरमान तुम कहाँ पे हो, मेरा फोन तो उठाओ, तुम मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ज्यादा टेंस हो रही हूँ। वहां पर मायरो के कहती है कि मम्मा मैंने ये क्रिसमस ट्री सिलेक्ट कर लिया है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मायरू बेटू मुझे 2 मिनट दो ना, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मायरा कहती है कि नहीं आप तो आए तभी हो, पापा तो आए भी नहीं हो, क्या इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपका काम, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर अबीरा कहती कि नहीं बेटू तुमसे ज्यादा तो मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ क्या करना है। जहाँ पर वो ऑर्नामेंट्स की बात करती कि वहीं पर एक लड़की आकर क्रिसमस ट्री को मांगने की बात करती है। वो कहती है कि इससे मेरे पापा आ जाएंगे, सेंटा क्लॉज को कहूंगी कि मेरे फादर को वापस लाके दे और ये क्रिसमस ट्री लेके जाते साथ ही वो मुझे लाके दे देंगे ना। जहाँ पर मायरो आकर कहती कि नहीं नहीं मैं तुम्हें ये क्रिसमस ट्री नहीं लेके जाने दे सकती, बिकॉज ये क्रिसमस ट्री मेरा है, ये मुझे पहले पसंद आया था। जहाँ पर दूसरी तरफ अरमान ऐसी हालत देखकर उसे बोलता है कि देखिए तानिया मित्तल अगर आप मुझे कुछ भी बात बताएगी नहीं, डिटेल में नहीं बताएगी, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको मुझे जो भी आपके साथ हुआ वो शुरुआत से डिटेल में बताना पड़ेगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। जहाँ पर तानिया मित्तल कहती है कि वो हमारा ड्राइवर था, बहुत सालों से था, और उसकी बेटी की सारी ही पढ़ाई का खर्चा और उसके घर का खर्चा भी मैं ही उठाया करती थी, मतलब वो हमारे परिवार की तरह ही था। देखो ना मैंने उसे मार दिया, एक रात में अंधेरे में उसने मेरा ही फायदा लेने की कोशिश किया, और जब मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी और वहां से बस कैसे भी मौका देख के निकलना चाहती थी, पर वो मौका मुझे कभी मिला ही नहीं और उसके चलते उसकी मौत हो गई।
अरमान को वो सारे सीन याद आते हैं कि कैसे अबीरा को भी जेल हुई थी और दादिसा की हालत को देखकर वो जल्दी से ये केस लेने का डिसाइड कर लेता है। वो कहता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिस्टर मित्तल, मैं आपका केस लेने के लिए तैयार हूँ। जहाँ दूसरी तरफ अबीरा आकर मायरू को समझाती है कि रुक जाओ, हमें उनसे बात करें तो देखो वो लड़की कितना रो रही है। जहाँ पर वो लड़की को पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, तो वहां पर वो कहती है कि मेरे पापा ऐसी जगह गए ना जहाँ से सिर्फ सेंटा क्लॉज ही वापस ला सकते हैं। उस लड़की की माँ उसे ढूंढते हुए आती है और कहती है कि तुझे अभी भी खिलौने चाहिए, तेरे पापा है नहीं और तुझे इस वक्त में खिलौने चाहिए। बेटा मैं खिलौना तुझे लेके नहीं दे सकती क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे तो भी जिंदगी गुजार रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये खर्चा मैं नहीं उठा सकती। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं मम्मा, मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, इससे ना मैं सेंटा क्लॉज को मांगूंगी कि मेरे फादर को वापस दे दे। जहाँ पर अब जल्दी से वो लड़की को समझाती है उसकी माँ कि नहीं बेटा, तेरे फादर जहाँ गए ना वहां से कभी भी वापस नहीं आ सकते। मीरू अभी भी जिद पकड़ती है कि ये मेरा क्रिसमस ट्री है, मुझे पहले पसंद आया था, मैं नहीं दूंगी। जहाँ पर अबीरा कहती है कि देखो बेटा, क्रिसमस के वक्त पे तो हमको सबके चेहरे पे स्माइल लाना है ना, देखो वो लड़की कितना रो रही है, उसे हम दे देते, हम ना एक इससे भी अच्छा ज्यादा खरीदेंगे दूसरा क्रिसमस ट्री, ठीक है? आप मेरे प्यारे से बेटी हो ना, आप समझदार भी हो। जहाँ पर वो मान जाती है तो वहां पर अबीरा कहती है कि आप ये क्रिसमस ट्री ना हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो प्लीज, ये जो है आप लेके जाओ इसके लिए। जहाँ पर वो बिलिंग काउंटर पे भी कहती है कि इसका बिल भी हमारे इसमें डाल देना। ये सब सीन देखकर अबीरा जो है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वही दूसरी तरफ अरमान को अब सारी सच्चाई हमारी ये जो तान्या मित्तल है उसने बता दो दी, पर वो बार बार ये भी बताती है कि मैंने ही उसे अंधेरे में उसको मार दिया, ये वो खुद कहती है। जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी लगती है, पर ऐसा मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सब नाटक करी है क्योंकि इन लोगों ने बैकग्राउंड चेक तो बिल्कुल अरमान पे करा ही होगा। क्या पता ये लोग उसे बस फांसने के लिए ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज उन लोगों को पता है कि अरमान एक बहुत ट्रस्टेबल और बहुत ज्यादा लॉयल प्लेयर है और ऊपर से इसके विनिंग चांसेस भी हमेशा 99% होते हैं। इसके वजह से अगर अरमान इनका केस ले लेता है तो चाहे ये कितना भी रॉन्ग क्यों ना करे, अगर ये इमोशनली उसे फंसा लेते हैं तो शायद वो उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए और ये लोग केस जीत जाएगी। जहाँ पर मुझे तो तान्या मित्तल और मित्तल पूरे परिवार पर ही बहुत ज्यादा शक हो जाता है, पर अरमान ने ये केस लेने का फैसला लिया होता है। फिर मायरू के साथ ऑर्नामेंट्स की शॉपिंग कर लेती है कि चलो अब जल्दी से जाके हम दूसरा ट्री ले लेंगे। वहीं पर जो काउंटर पर बिलिंग करने वाला होता है वहां पर तान्या मित्तल का केस होता है। वो कहता है कि हाँ, एक और रईस ने एक छोटे से घर की बत्ती बुझा दी और वैसे भी ये तो छूट जाएंगे, कोई लॉयर जो है वो पैसे ले लेगा और इनका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बेचारे गरीब इंसान को न्याय भी नहीं मिलेगा। अब ये सारी बातें करते हुए अबीरा जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, तो मायरू कहती है कि मम्मा आप क्यों चिढ़ रहे हो। जहाँ दूसरी तरफ अब हमारी जो तान्या मित्तल है वो हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। वहां पर अबीरा बहुत ज्यादा टेंस होकर कहती है कि अरमान आखिर तुम मेरा फोन और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज रिप्लाई करो ना। मैंने ये सब कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, उस वक्त मुझे खुद को बचाव करने के लिए जो कुछ भी जरूरी लग रहा था मैंने वही सब किया। जहाँ पर अरमान तो इतना ज्यादा बेवकूफ बन जाता है कि वो तो उसकी बातों में आ जाता है, पर मुझे तो ये ट्विस्ट ही लग रहा है क्योंकि कैसे ना कैसे करके अरमान इस केस में फंसने ही वाला है दोस्तों। जहाँ मायरू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि उसका क्रिसमस ट्री जा चुका है। जहाँ वो अबीरा को कहती है कि वो क्रिसमस ट्री मुझे बहुत पसंद था, आपने आखिर क्यों दे दिया। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ऐसा हो सकता है ना कि सेंटा क्लॉज चाहता है कि उससे भी अच्छा क्रिसमस ट्री आपको मिले, इसलिए उसने वो बच्चे को दे दिया। जहाँ पर वो जल्दी से मायरू को खुश करके कहती है कि ठीक है चलो बेटो अब घर में चलते हैं। जब वो उसको कार में तो बिठा देती है, पर जब वो कार में बैठने जाती है तो वहां पर दो गुंडे आकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये तो पूरी की पूरी तीखी लाल मिर्च है और वैसे भी आपकी बेटी को ना मैडम हमारे दोस्त जो है वो छोड़ देंगे, पर आपको तो हमको थोड़ा सा जो है ना सहमति देनी पड़ेगी। जहाँ पर ये सब देखकर मायरू को वो जल्दी से कहती कि बेटू अपना जो डोर है वो लॉक कर दो और अपनी खिड़कियां भी ऊपर कर लो, और आज ना तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाना कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। जहाँ पर वो लड़कों को बोलती है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम था है ना, ठीक है तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी। जिसके बाद बाजू में डंडा पड़ा होता है, वो एक एक करके वो सब लोगों की वो डंडे से ही धुलाई करके कहती है कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो है ना। जहाँ पर वो लोग सब माफी मांग रहे होते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तो वहां पर अबीरा कहती है कि बाकी लड़कियां भी तुमसे ऐसे ही माफी मांगती होगी पर उन्हें तो तुम कभी नहीं छोड़ते है ना, तुम्हें तो आज मैं सबक सिखा के रहूंगी। एक एक करके वो सबकी इतनी ज्यादा पिटाई करके कहती है कि तुम जैसे दरिंदों की वजह से ही लड़कियां जो है वो सेफ नहीं है, तुम लोग ऐसे ही कभी भी मुंह उठाकर आ जाते हो। उन्होंने भी बहुत गिड़गिड़ाया होगा, क्या तुमने उन्हें माफ किया होगा, नहीं ना, तुमने तो उन्हें छोड़ा भी नहीं होगा, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दे के रहूंगी। जहाँ पर वो ईंट उठाती तो है, एज अ लॉयर वो कानून को हाथ में नहीं उठा सकती। जहाँ पर विंडो पर एक आदमी की उंगली फंसी होती है मायरू के इसमें, तो वहां पर अबीरा मायरू को एक सिग्नल देती है कि बेटू प्लीज उसका हाथ छोड़ दो। जहाँ पर उनके जाते साथ ही जल्दी से वो मायरू को उठाकर जल्दी से मायरू को गले लगाकर कहती है कि बेटू आप ठीक तो हो। वैसे तो ये सब जो भी आपने देखा ना वो बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ मैंने माना कि किसी पे हाथ उठाना गलत बात होती है, पर जब सिचुएशन ऐसी आए ना
तब ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तो याद रखना बेटू, अगर कभी भी ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है ना, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं या जानबूझकर आपको अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसे ही करना। जहाँ पर मायरू कहती है कि पर मैं तो आपसे बहुत ज्यादा छोटी हूँ, मैं तो ऐसा डंडा भी नहीं ले सकती, तो तब मैं क्या करूंगी। तो अभीरा कहती है कि तब आप किसी भी आंटी को आजू बाजू में सर्च करना या मुझे सर्च करना और उस आंटी को आप मम्मा बोल देना, वो अपनी मदद जरूर करेगी। पर वैसा कभी दिन आएगा नहीं, क्योंकि मम्मा आपके साथ हमेशा रहेगी और मम्मा आपको हमेशा प्रोटेक्ट भी करेगी। चलो अब घर चलते हैं, घर में भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। जहाँ वो घर आते साथ ही बताती है कि हमें ना अब क्रिसमस ट्री भी लेना है। तो जल्दी से हम जाते हैं और घर वालों को बताते हैं। घर में आने के बाद वो देखती है कि घर में तो पोद्दार हाउस में पूरा क्रिसमस ट्री वगैरह लगाया है और क्रिसमस की सजावट कर ली जाती है। जब मनीषा विद्या को कहती है कि हम हमारे बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मारू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी क्रिसमस ट्री को देखकर, और क्रिसमस हम ऐसे मना रहे हैं उसको देख के क्या पता सबकी चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल भी आ जाए। वहीं पर उनकी नजर जाती है जहाँ अबीरा कहती है कि आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है, हमने तो प्लान किया था ना कि जो गोयन का हाउस है वहां पर ये सब होगा। वहीं पर अबीर और कियारा दादीसा के साथ आकर कहते हैं कि हाँ डिसाइड तो हमने किया था, पर घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखकर हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट जो है चीज वो है हमारी दादीसा, और हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन को छोड़ के हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम पगफेरा और क्रिसमस जो है वो यही मनाएंगे। जहाँ कियारा कहती है कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात होगी आपने बताया नहीं। जहाँ पर अबीरा कहती है कि तेरी अभी भी शादी हुई थी और ऊपर से स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी क्योंकि तू प्रेग्नेंट है, अभी तो इतनी मुश्किल से खुशियां आई है तेरे दामन में। जहाँ पर कियारा कहती है कि मेरी खुशी तो आप सब लोगों में है, ये परिवार ही अगर खुश नहीं रहेगा तो मैं आखिर कैसे रह सकती हूँ, आपने इतनी बड़ी बात नहीं बताई मुझे। जहाँ अबीर कहता है कि ये पक्का मेरी बहन का ही आइडिया है, वैसे भी परिवार होता किसके लिए है, यही सब चीजों के लिए तो होता है। वैसे भी तुझे मम्मा बनने की बहुत ज्यादा आदत है ना, मम्मा की तरह ही है तू, बिल्कुल सारी चीजें जो है वो छुपाती रहती है। अबीरा पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला। तो कियारा और अबीर बताते हैं कि मैंने तो मम्मी पापा है ना, उनकी जो फेक ज्वेलरी थी मम्मी ने पहनी थी तो उससे पता लगा लिया। मम्मी पापा से बात उगलवाना थोड़ा मुश्किल था पर इतना भी मुश्किल नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि अबीर के हाथ में एक बैग होती है जिसमें ज्वेलरी और कुछ पैसे रखे होते हैं। जहाँ पर कियारा उसे भाभी के हाथ में देकर कहती है कि ये मेरी ज्वेलरी और अबीर और मेरी कुछ सेविंग्स है, पैसे है, ये रख लो ना। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ओहो मैंने ये थोड़ी मांगा है तुमसे, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ मांगा है ना, और ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर अबीरा को देखकर कियारा कहती है कि नहीं नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप लोग ऐसी ज्वेलरी पहन रहे हो, और वैसे भी ये सब ना मैं पोद्दार हाउस के लिए कर रही हूँ। पोद्दार नाम से जुड़ा हुआ है मेरे पापा का भी नाम और ये मेरे दादा का भी तो नाम है, और वैसे भी मेरा बच्चा जो है ना ये देख के बहुत ज्यादा नाराज होगा कि सब उसकी नानी नाना सभी घर में उदास है, दुखी है, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे ये मदद तो करने दो, प्लीज ये रख लो ना। जहाँ पर अबीरा बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कहती है कि ओहो तुम तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। जिसके बाद वो एक जो फैमिली हग है वो कर लेते हैं। वहां पर जो चाची माँ है वो भी खुश दिखाई देती है और मायरू को कहती है कि देखो अब सारी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। जब प्रोमो में हम देखते हैं कि पूरा पोद्दार परिवार जो है पोद्दारी हाउस में क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहा होता है, और सेंटा इस बार और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी अबीरा बनी होती है। सबके लिए एक एक तोहफा रखा होता है। वहीं पर हमारी सेंटा क्लॉज के हाथ में पोद्दार एसोसिएट का जो लेबल रहता है वो हाथ आता है, जिसे देखकर दादीसा की भी नजर जाती है। दूसरी ही तरफ हमें अरमान दिखाया देता है जो बहुत ज्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेटेड और एंगर में होता है, जहां वो कहता है कि मुझे आखिर ये केस की अगली सुनवाई की डेट मिल क्यों नहीं रही है, मुझे जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना है, कैसे भी करके मुझे ये केस जीतना ही पड़ेगा, पर आखिर मुझे सुनवाई अगली मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि उसे कोई भी कोर्ट की डेट से नहीं मिलती है ये केस फाइनलाइज करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नए होगा तो सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।